नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज टुडे के 16 सितंबर के अंक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की पहली खबर है विकसित भारत और एआई को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट से। इसके बाद भारत ISA पॉलीमेटालिक सल्फाइड अनुबंध की चर्चा की गई है, जो भारत को इस प्रकार का अनुबंध या फिर इस प्रकार का लाइसेंस लगभग 15 वर्ष की अवधि के लिए मिला है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात हुई है, तो समाज और सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति जारी की गई है, तो भूतापीय ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और विश्व धरोहर सम्मेलन में है ना, जो किसके तहत है, यूनेस्को के तहत वर्ल्ड हेरिटेज जो सम्मेलन या कन्वेंशन है, अभी समय है, उसकी अस्थायी सूची में भारत के कुछ जो है स्थान उनको शामिल किया गया है। भारत की कुछ जो साइट्स हैं उनको शामिल किया गया है, जिसके चलते यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षिप्त सुर्खियों में भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, पैसिफिक रिच, स्टेबल क्वाइन और M विश्वेश्वरैया जी, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक या व्यक्तित्व हैं जो चर्चा में रहे, इनकी भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर को, जो जुड़ी हुई है विकसित भारत के लिए AI। आखिर आज हम क्यों बात कर रहे हैं विकसित भारत के लिए AI की? कारण है नीति आयोग एवं नीति फ्रंटियर टेक हब के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट का टाइटल है विकसित भारत के लिए AI फॉर विकसित भारत, द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, त्वरित आर्थिक समृद्धि का एक अवसर। तो यह रिपोर्ट है जिसके चलते विकसित भारत के लिए AI की हम बात कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि AI की मदद से भारत अपनी ग्रोथ रेट को एक्सिलरेट कर सकता है, जैसा कि रिपोर्ट का टाइटल भी है। और ये रिपोर्ट कहती है कि AI की मदद से भारत 8% से अधिक की आर्थिक समृद्धि दर को प्राप्त कर सकता है। ये 8% की आर्थिक समृद्धि दर आखिर हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कारण है कि आपको याद होगा कि हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रही, उन्होंने क्या कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो इस हेतु आवश्यक है कि एटलीस्ट मिनिमम 1 दशक तक हमारी GDP ग्रोथ रेट 8% या उससे अधिक की रहे। अब नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि AI के माध्यम से भारत इस लक्ष्य को साकार कर सकता है। यह रिपोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं बताती कि भारत 8% की ग्रोथ रेट को प्राप्त कर सकता है, बल्कि यह रिपोर्ट ये भी कहती है कि AI का अगर, ध्यान देना, व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाए तो 2035 तक हम सामान्य अनुमान क्या लगा रहे हैं कि हमारी GDP का आकार कितना होगा, $6.6 ट्रिलियन तक होगा। लेकिन अगर AI का व्यापक इस्तेमाल हो तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि GDP का आकार 8.3 ट्रिलियन भी हो सकता है। यानी कि जो परंपरागत अनुमान है उससे लगभग 1.7 ट्रिलियन तक अधिक हमारी GDP हो सकती है। और इस जो अंतराल की हम बात कर रहे हैं, इस जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, इसमें लगभग आधे हिस्से से अधिक का योगदान तो अकेला AI ही दे सकता है। तो मोटा मोटा समझना ये है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जो कहती है कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में AI किस प्रकार से मददगार हो सकता है। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े ही नहीं देती, बल्कि रोड मैप भी प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से AI विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। और इस रिपोर्ट की जो 2 प्रमुख बातें हैं, 2 प्रमुख आंकड़े हैं, वो ये हैं कि AI के माध्यम से 8% की ग्रोथ रेट और जो GDP के आकार का हमारा अनुमान है उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी आंकड़ा हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम व्यापक स्तर पर AI का इस्तेमाल करें। अब कहां कहां AI का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में 3 क्षेत्रों की बात की गई है। पहला है कि उद्योग जो अभी परंपरागत ढंग से कार्य कर रहे हैं, उद्योग या
सेक्टर, उनमें एआई का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर या विनिर्माण सेक्टर इत्यादि में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्या बताने की आवश्यकता है कि बैंकिंग या वित्तीय सेक्टर में एआई का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। एआई के माध्यम से पर्सनलाइज्ड कस्टमर शेयर जो सेवाएं हैं या जो बिल्कुल कस्टमाइज ग्राहक सेवाएं हैं वो दी जा सकती है। एआई के माध्यम से फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। विनिर्माण की बात की जाए तो एआई के माध्यम से प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कहीं भी कोई डिफेक्ट है तो सिस्टम के डिफेक्ट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एआई के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन को भी संभव बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे सेक्टर हैं, उनमें हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो परंपरागत तरीके से हमारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर उनमें एआई का इस्तेमाल हो जाए या समावेशन हो जाए तो जिस अतिरिक्त समृद्धि की हम बात कर रहे हैं उस अतिरिक्त समृद्धि का 30 से 35% हिस्सा तो यहीं से पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या एआई का इस्तेमाल यहीं तक सीमित है आज के समय में? नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखा है नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में और कहा है जनरेटिव एआई से अनुसंधान और विकास भी संभव है। अब जनरेटिव एआई क्या है? परंपरागत एआई क्या करता है? जो है उसे एनालाइज करता है, लेकिन जनरेटिव एआई क्या करता है कि एनालाइज या विश्लेषण करने के बाद कुछ नया जनरेट करने की क्षमता भी रखता है। जनरेटिव एआई के उदाहरण आज के समय में बहुत ही सामान्य हैं। आज के समय में कितने ऑडियो, कितने वीडियोस, कोड्स इत्यादि, पिक्चर्स इत्यादि सब जनरेट करने का काम कौन कर रहा है? जनरेटिव एआई। आज के समय में आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के जो ट्रेंड्स है, गिबली ट्रेंड आपने देखा होगा, 80s के दशक की तस्वीर रिक्रिएट करने का ट्रेंड आजकल चल रहा है, ये सब किसके तहत आता है? जनरेटिव एआई के तहत ही आता है। लेकिन इसका अनुप्रयोग इससे और कहीं गंभीर हो सकता है, यानी औषध क्षेत्र में जनरेटिव एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नई मेडिसिन को डेवलप करने में जनरेटिव एआई महत्वपूर्ण है। कैसे? इससे ना सिर्फ मेडिसिन के जनरेट करने की जो लागत है, नई दवाओं की खोज करने की जो लागत है वो कम होगी। अनुमान है 30% तक लागत कम होगी और 80% तक समय कम हो सकता है। तो ये सारा लाभ कौन दे रहा है? जनरेटिव एआई। तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इसके माध्यम से अतिरिक्त जीडीपी में 20 से 30% का योगदान हमें मिल जाएगा। अब एआई क्या है? तकनीक या प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो उससे जुड़ी हुई सेवाएं भी तो चाहिए कि तकनीक और प्रौद्योगिकी सही से कार्य कर पाए। तो क्या चाहिए हमें? हमें आईटी सपोर्ट चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर इन पर भी काम किया जाए तो यहां से भी अतिरिक्त जीडीपी में 15 से 20% का योगदान प्राप्त किया जा सकता है। यानी एआई के माध्यम से हम जीडीपी की जो अतिरिक्त ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख है कि जो परंपरागत क्षेत्र है उन्हीं में एआई का इस्तेमाल किया जाए। जनरेटिव एआई महत्वपूर्ण हो सकती है और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो भी ग्रो करेंगी, तो इसका इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इन सब मामलों में बात करती है नई रिपोर्ट। इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट इससे कहीं आगे जाकर हमसे चर्चा करती है और बताती है कि अगर एआई पर काम किया जाए तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और उन परिणामों तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर भारत व्यापक स्तर पर गंभीरता से एआई पर काम करे तो भारत दुनिया की डेटा राजधानी बनने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। हमें अनोनिमाइज्ड या अनामीकृत डेटा संग्रह फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे। प्रमाणित गैर व्यक्तिगत डेटा के लिए मार्केट प्लेस स्थापित करने पड़ेंगे। देखिए, इसका मोटा मोटा भाव एक ही है, शब्दों में नहीं उलझना है। भाव क्या है? क्या होता है अनोनिमाइज्ड डेटा? देखिए, वो डेटा जो अनआइडेंटिफाइड रहे, यानी हम ये ना आइडेंटिफाई कर पाए कि ये डेटा किस व्यक्ति का है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है। यानी डेटा तो हमने निकाला, कमर्शियली हम उस डेटा का यूज भी करेंगे, लेकिन उस डेटा को हम अनआइडेंटिफाई बना दे, यानी पीछे जाकर जो डेटा से जुड़ी हुई पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे डिटेक्ट ना किया जा सके, उसे ना निकाला जा सके। अर्थात हम डेटा से कमर्शियल लाभ तो लेंगे लेकिन निजता के अधिकार का सम्मान भी
करेंगे तो भारत को अनोमनाइज्ड डेटा संग्रह फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे, गैर व्यक्तिगत डेटा के लिए मार्केट प्लेस स्थापित करने पड़ेंगे। इन सारे डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर भारत दुनिया की डेटा राजधानी बन पाएगा। साथ ही एआई के माध्यम से अनुकूलनीय और दक्ष एआई स्किल इकोसिस्टम हमारे यहाँ बन सकता है। लेकिन एआई से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम कब बनेगा? जब एआई के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास है, जब हम आर&डी को बढ़ावा दें और साथ ही जिस प्रकार के प्रोफेशनल या कुशल पेशेवर चाहिए एआई क्षेत्र में काम करने के लिए, अगर वो हमारे पास है तो बिल्कुल हमारे यहाँ एआई आधारित इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। साथ ही हमें क्षेत्रवार विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें एआई इस्तेमाल की अच्छी खासी पोटेंशियल है। जैसे अभी हमने बात की, विनिर्माण क्षेत्र है ना, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, मोटर वाहन उद्योग है। ये सारे क्षेत्र कैसे हैं जिनमें एआई के इस्तेमाल की अच्छी खासी संभावना बनती है। और साथ ही भविष्य के लिए तैयार रोजगार और उद्योग रूपांतरण भी इसका एक आउटकम होगा। लेकिन हमें ध्यान किस चीज पर देना पड़ेगा कि एआई की आवश्यकता अनुरूप निरंतर कौशल का विकास करना। जो फर्म्स हैं वो भी अपने स्तर पर डिजिटलीकरण करें, साथ ही रीस्किलिंग अप स्किलिंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी एआई की या एआई से जुड़ी हुई नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हम एआई इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, भारत को डेटा राजधानी बना सकते हैं, क्षेत्रवार विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अनोमनाइज्ड डेटा संग्रह फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा, हमें स्किल्ड पर्सनल्स पर काम करना पड़ेगा, हमें एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां एआई का इस्तेमाल हो सकता है वहां से जुड़ी हुई संभावनाओं को भी तलाशना पड़ेगा और साथ ही जो भविष्य के काम की मांग है उसे समझकर रीस्किलिंग अपस्किलिंग पर कार्य भी करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें विकसित भारत हेतु एआई से जुड़ी हुई नीति आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। साथ ही नीति आयोग ने ये भी कहा है कि वो कौन से अनेबलर्स रहेंगे, वो कौन से प्रमुख चीजें रहेंगी जो भारत में एआई की पूर्ण क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है कि एआई के लिए जिस प्रकार का क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेटा सेट्स चाहिए वो हमारे पास होने चाहिए। देखिए, एआई और एथिक्स आज के समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो नैतिकता, दिशा निर्देश और जोखिम नियंत्रण पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। एआई के मामले में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि निजी क्षेत्र ही है जो उद्योगों में एआई का इस्तेमाल करेगा, निजी क्षेत्र ही है जहां लेबर काम कर रहा है, तो रीस्किलिंग अपस्किलिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी के साथ शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी जरूरी है क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं लोगों को ज्ञान और कौशल प्रदान कर रही हैं, तो उसमें एआई पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। साथ ही एआई सुरक्षा सैंडबॉक्स टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। एआई का कोई भी प्रोडक्ट है उसे हम नियंत्रित माहौल में टेस्ट करें ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव दूर तक ना पहुंचे। इसी को एआई सुरक्षा सैंडबॉक्स कहा जाता है। इन पर भी काम करना पड़ेगा और साथ ही एआई के संदर्भ में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बड़े उद्योग ही उससे लाभान्वित ना हो, बल्कि जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई है ना, कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र हैं, उनकी भी एआई तक पहुंच बन पाए ताकि असमानताएं और ना बढ़े। तो इन सारी चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा इस रिपोर्ट से क्या समझ में आता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। एआई के चलते लेबर मार्केट में जो बदलाव आएंगे उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एआई का इस्तेमाल रेस्पॉन्सिबली करना चाहिए और साथ ही उद्योग, अकादमिक और मैं जोड़ देती हूं सरकार, तीनों के बीच जो सहयोग है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही एक बिंदु आप और भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हाल ही में समाचार पत्र में रहा कि हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि एआई को हमें
होल्ड पे रखना पड़ेगा, होल्ड में रखना पड़ेगा, नियंत्रण में रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि देखिए, एआई को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो एआई का कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल हो, इसलिए जरूरी हो जाता है रेगुलेशन। तो भारत के लिए आवश्यक है कि हम रेगुलेशन भी करें, लेकिन रेगुलेशन इतने सख्त ना हो कि नवाचार के साथ समझौता हो जाए। तो विनियमन एवं नवाचार के बीच संतुलन स्थापित करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा। रिपोर्ट का नाम है विकसित भारत के लिए एआई। इस रिपोर्ट में मोटा मोटा हमने ये देखा कि रिपोर्ट में किस प्रकार के डेटा बताए गए हैं, साथ ही भारत अगर व्यापक स्तर पर एआई का इस्तेमाल करता है तो उसके किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, किस किस प्रकार से एआई का इस्तेमाल हो सकता है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा, और लास्ट में रिपोर्ट का निष्कर्ष। अब एआई विकसित भारत के लिए, तो ये जो टॉपिक है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप देखोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मुख्य परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण है। आप देखोगे एनवायरमेंट इकोनॉमी जुड़ जाता है, आप देखोगे इकोनॉमी और साइंस एंड टेक जुड़ जा रहा है, इकोनॉमी और सोसाइटी जुड़ जा रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए या गहन होते हुए गठजोड़ को दिखाता है। तो जीएस पेपर 3 में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। बाकी प्रीलिम्स में रिपोर्ट किसकी है, रिपोर्ट्स के प्रमुख डेटा क्या हैं, इस प्रकार की जानकारी पूछे जाने की संभावना होती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कहीं कुछ रिपोर्ट से पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हमारी दूसरी प्रमुख खबर। दूसरी प्रमुख खबर बात करती है भारत आईएसए यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच एक अनुबंध हुआ है। किसको लेकर? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के निष्कर्षण या अन्वेषण को लेकर। तो एक्सप्लोरेशन को लेकर ये जो अनुबंध हुआ है उसके चलते हम ये पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यहां पर आखिर क्या जानकारी दी गई है। भारत ने कोल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ 15 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों भारत ने ये हस्ताक्षर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ किए? सबसे पहला प्रश्न तो है ये क्यों किए? क्योंकि इंटरनेशनल सीबोर्ड अथॉरिटी है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसे हम यूनिक्लॉज के नाम से जानते हैं, ये जो अभिसमय है इसके तहत जो उच्च सागरीय या जिसे हाई सी एरियाज कहते हैं उन क्षेत्रों में समुद्री नीतल से अगर हम खनिजों का अन्वेषण करें, निष्कर्षण करें, तो उन सारे मामले को व्यवस्थित और प्रबंधित करने का कार्य कौन देखती है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो बेसिकली इस काम के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। तो भारत को अगर हाई सी एरिया में किसी भी खनिज के एक्सप्लोरेशन को लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और कोई भी अनुमति चाहिए तो वो समझौता किसके साथ होगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ होगा। इसीलिए भारत ने कार्लसबर्ग जो हमारी रिज है, हिंद महासागर में ये रिज है, उसमें पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स अन्वेषण के अधिकार प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट की थी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के सामने, और अब समझौता हो गया है कि 15 साल के लिए भारत को कार्लसबर्ग रिज में जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन की अनुमति मिल गई है ना। तो ये बात है जिसके चलते चर्चा में रहा। बाकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आखिर क्या है और डिटेल में बातें जानेंगे आर्टिकल के अंत में। तो अभी तक भारत को 15 साल के लिए कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन की अनुमति मिली है, अनुमति दी गई है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा, जिसके चलते हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या इस प्रकार की कोई अनुमति भारत को उच्च समुद्री क्षेत्र में, उच्च समुद्री क्षेत्र जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है, उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र पर आप देखोगे जो
देश है, जिसके निकट वो क्षेत्र है, उसका मोटा मोटा संप्रभु अधिकार कुछ मामलों में बने रहते हैं। उसके बियॉन्ड जो क्षेत्र होता है उसे हम उच्च सागरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इस प्रकार के उच्च सागरीय क्षेत्र में भारत को पहला कोई अनुबंध या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या इससे पहले भी मिला है? तो उत्तर है हाँ, इससे पहले भी भारत को 2 बार इस प्रकार की अनुमति मिली है। पहला, मध्य हिंद महासागरीय बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, है ना, और हिंद महासागरीय रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन के लिए भारत को पहले ही अनुमति इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा मिल चुकी है। पहली अनुमति मिलती है 2002 में और ये दूसरी अनुमति मिलती है 2016 में। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा उच्च सागरीय क्षेत्र में, है ना, इस प्रकार के पॉलीमेटालिक नूडल्स या फिर सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन को लेकर ये जो अभी अनुमति मिली है, ये तीसरी अनुमति है जो भारत को मिली है। अगर हम ओवरऑल देखें तो तीसरी है, और अगर स्पेसिफिकली पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की बात की जाए तो एक बार अनुमति मिली है हिंद महासागरीय रिज क्षेत्र में, अब दूसरी अनुमति मिली है कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में जो है एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं। अब तीसरा प्रश्न, आखिर ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड होते क्या है? देखिए, सबसे पहले बात की जाए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, तो ये आप देखोगे कि कुछ ग्रंथिका या फिर चट्टानी प्रकार की संरचना होती है। ये संरचना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं। अगर मैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात करूं, जिन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहते हैं, तो यहाँ से मैग्नीज मिलता है, निकिल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? ये वो संरचनाएं हैं जो लोहा और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की सकेंद्रित परतों के चलते बनते हैं। और ये परतें कहाँ सकेंद्रित होती हैं, कहाँ संचित हो पाती हैं? जैसे कोई शार्क का दांत है, किसी प्रकार की कोई खोल है, उसके चारों तरफ लोहा और मैग्नीज ऑक्साइड की परतें केंद्रित हो जाती है, और उन्हीं से जो नोड्यूल, जो ग्रंथिका या जो चट्टान बनती है, उसको हम मैग्नीज नोड्यूल के नाम से जानते हैं या फिर पॉलीमेटालिक नोड्यूल के नाम से जानते हैं। और इसमें आप देखोगे, जैसा मैंने अभी बताया, याद रखना, मैग्नीज, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे खनिज तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल या मैग्नीज नोड्यूल। ठीक है। अब दूसरी बात कि आखिर पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या है? तो आप देखोगे ये भी एक प्रकार की ग्रंथियां ही होती हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इनमें तांबा, जस्ता, सोना, चांदी जैसी धातुएं पाई जाती है, और वही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में क्या मिल रहा था? निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज इत्यादि। बनने की प्रक्रिया भी अलग है। ये निक्षेप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पृथ्वी का मेंटल, आपको पता है, गर्म है, वहां से खनिज समृद्ध तरल पदार्थ बाहर निकलता है और वो जम जाता है ना, धातु सल्फाइड का वहां जमाव होता है, उसी से बनती है पॉलीमेटालिक सल्फाइड। और ये किसका स्रोत है? ध्यान रखना, तांबा, जस्ता, सोना और चांदी का। तो ये जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड हैं या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, इनसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत चाहता है कि इस प्रकार के जो खनिज हैं उन तक उनकी पहुंच बने, इसलिए भारत आईएसए के सामने अपने प्रस्ताव रखता है, और इस प्रकार के अब तक 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। एक हमने देख लिया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को लेकर था, दूसरा हमने देखा किसको लेकर था? हिंद महासागर रिज में मेटेलिक जो हमारे सल्फाइड्स हैं उनको लेकर, और तीसरी अनुमति भी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को लेकर ही मिली है, लेकिन ये अनुमति मिली है कार्लसबर्ग रिज में। और ध्यान रहे कि कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज को लेकर भारत को जो अनुमति मिली है या जो लाइसेंस मिला है, वो दुनिया भर में कार्लसबर्ग रिज में दिया गया जो है इस प्रकार का पहला लाइसेंस है। तो यह कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नूडल्स की खोज के लिए दुनिया भर में दिया गया क्या है? पहला लाइसेंस है। तो ये जो पूरी जानकारी थी, एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देती हूं कि सबसे पहले अभी अनुमति मिली है कार्लसबर्ग रिज में, किसके लिए? पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए। इससे पहले भी सीबेड अथॉरिटी ने हमें अनुमति दी है। पहली अनुमति हमें मिलती है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को लेकर, और दूसरी मिलती है पॉलीमेटालिक सल्फाइड को लेकर। इस प्रकार की तीसरी अनुमति, तीसरा करार या तीसरा लाइसेंस है जो भारत को
मिला है। साथ ही हमने ये भी देख लिया कि पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स हैं वो किसके स्रोत हैं। आप देखोगे निकिल, कोबाल्ट, है ना, और मैग्नीज, लोहा इत्यादि यहाँ पर मिलता है। जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड है उनमें तांबा, सोना, इस प्रकार के जो खनिज तत्व हैं ये मिलते हैं। हमने निर्माण की प्रक्रिया भी देखी। अब हम बात करते हैं कोल्सबर्ग रिज के बारे में। ये कहाँ है? अरब सागर और उत्तरी पश्चिमी, ये देखिए ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रही है? कार्लसबर्ग रिज। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। ये सीमा बनाती है इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच, यानी अरबी और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच ये सीमा बनाती है। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ है? आप देखोगे मॉरिशस के पास आपको रोड्रिक्स द्वीप नजर आएगा, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ओवेन फ्रैक्चर क्षेत्र जो सीमा बनाता है यहां से, यानी क्षेत्र से लेकर आप देखोगे कहां तक? रोड्रिक्स द्वीप जो मॉरिशस के पास है वहां तक कार्लसबर्ग रिज का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन चर्चा में रही वो है अफनासी निकितिन सागर, यानी ANS। ये क्यों चर्चा में रही? एक्चुअली भारत ने ANS माउंट के लिए भी आवेदन किया था कि यहाँ के लिए भी जो है भारत को एक्सप्लोरेशन के अधिकार मिल जाए, लेकिन इसके एक्सप्लोरेशन के अधिकार भारत को नहीं मिले। तो अब ANS की लोकेशन क्या है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। मध्य हिंद महासागर में ये स्थित है, आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इस क्षेत्र पर श्रीलंका ने भी खोज के अधिकारों का दावा किया था। तो देखिए श्रीलंका, यहाँ पर आप भारत, मालदीव, सबसे आप इसकी दूरी देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या समझा कि सीबेड अथॉरिटी के द्वारा कार्लसबर्ग रिज में भारत को पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन की अनुमति मिली है, जिसके चलते हम पढ़ रहे हैं। ऐसी अनुमति पहली बार नहीं मिली है, इससे पहले भी 2 बार भारत को सीबेड अथॉरिटी के द्वारा ऐसी अनुमति मिली है। 2 और क्षेत्रों में इस प्रकार की अनुमति मिली है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और सल्फाइड क्या है यह समझना जरूरी है, और साथ ही एक और क्षेत्र ANS, कारण क्या है चर्चा में रहने का? क्योंकि यहाँ के लिए भारत को स्वीकृति नहीं मिली। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये सब होते क्या है, लोकेशन कहाँ है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी इस टॉपिक के चलते ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इकोनॉमी से तो ये जुड़ा ही हुआ है। अब फटाफट देख लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी किंगस्टन जमैका में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। किसके लिए? संयुक्त समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCLOS, जिसकी अभी हमने बात की, और 1994 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग जो है उसके क्रियान्वयन से संबंधित समझौते के तहत एक क्या है ये स्थापित स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय निकाय है। तो प्रमुखतः ये किस कन्वेंशन से जुड़ी हुई है, कब स्थापित होती है, मुख्यालय और किस प्रकार की निकाय है, ये 4 जानकारी है जिन पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान देंगे। अच्छा, ये क्या देखती है कि इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच मानवता के लाभ के लिए समुद्री नितल में जो खनिज संसाधन मिलते हैं उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित और व्यवस्थित किया जा सके। सदस्य लगभग 170 सदस्य हैं, 169 प्लस एक यूरोपीय संघ है, और UNCLOS के जो सभी पक्षकार हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में दी गई सारी सूचना महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। बेसिकली इस आर्टिकल में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ही है। मुख्य परीक्षा में आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? देखिए, आज के समय में भारत क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन में क्रिटिकल मिनरल महत्वपूर्ण, हम निकिल की बात करते हैं, हम कोबाल्ट की बात करते हैं, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी निर्माण में इस प्रकार के खनिजों का इस्तेमाल होता है। हमने विगत क्लासेस में यह भी चर्चा की है कि भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स की कोई ज्यादा क्षमता नहीं है, हम बाह्य आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। तो अगर जो उच्च सागरीय क्षेत्र हैं उसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का अधिकार भारत को मिल जाए या और मिले, तो इससे ये संभावना बनेगी कि भारत इस प्रकार के खनिजों को वहां से प्राप्त कर पाए और अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की जो आपूर्ति आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा
कर पाए। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि ये जो उच्च सागरीय क्षेत्र है इसमें खोज करना, एक्सप्लोरेशन करना उतना आसान नहीं है। दो कारण है इसके लिए, उच्च स्तरीय तकनीक चाहिए और दूसरा, आप जितना अन्वेषण में प्राप्त करने में लागत लगाएंगे वो जो प्राप्त सामग्री होगी उसकी तुलना में कहीं अधिक हो जाएगी, यानी ये कमर्शियल वाइबल नहीं है। लेकिन फिर भी भारत कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्षेत्रों का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिले। क्यों? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करके दूसरे किसी राष्ट्र का जो क्लेम है उसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि भारत को मानना है कि अगर अभी हम बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो भी जो हमारा है वो हमारे पास होना चाहिए, ताकि जिस भी प्रकार की पॉसिबिलिटी बने हमारे पास एटलीस्ट संसाधनों तक पहुंच हो। तो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उन पर कोई प्रश्न बने और भारत की कोशिशों की बात हो तो आप बता सकते हैं कि सीबेड अथॉरिटी से विभिन्न तरह के अनुबंध करके या लाइसेंस प्राप्त करके हम जो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को संभव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी इस आर्टिकल में मेंस को लेकर कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार का अनुबंध है, किसके साथ किया गया है। इससे पहले भी अनुबंध किए गए हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की जो व्यवस्था है वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी अतिरिक्त विलंब के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा आर्टिकल, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। चर्चा में क्यों है? महिला सशक्तिकरण पर संसदीय एवं विधायी समितियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इस सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन को अपनाया गया जिसका नाम है तिरुपति रेजोल्यूशन या संकल्प, जिसके चलते इस पूरे आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो सम्मेलन हुआ इसमें हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा कहा गया कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं लेकिन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को, विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है उसे साकार करने के मार्ग में हम एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अचीव किया जा सकता है जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग, जिसे हम क्या कहेंगे GRB, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग के माध्यम से, यानी बजट जिसके माध्यम से हम संसाधनों का आवंटन करते हैं। तो जब बजट के माध्यम से हम संसाधनों का आवंटन करें तो हम जेंडर इक्विटी पर ध्यान दें, यानी अलग अलग जेंडर की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और जिस जेंडर के साथ ऐतिहासिक तौर पर असमान व्यवहार हुआ उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यानी खर्च में भी समावेशी हमारा दृष्टिकोण हो, तो इसे हम कहेंगे जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण विकसित भारत के लिए एक की स्तंभ का काम कर सकता है और दूसरा इसे अचीव किया जा सकता है जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट एक मैकेनिज्म नहीं है बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम महिलाओं की आवश्यकता को आर्थिक विकास के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं और सामाजिक न्याय को संभव बना सकते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल इत्यादि के स्तर पर जो भी असमानताएं विद्यमान है उन असमानताओं को कम कर सकते हैं। साथ ही इस सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि सिर्फ महिलाओं के लिए हमें या महिलाओं को सशक्त बनाना है, यही दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं है बल्कि विकास में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना है, अर्थात विमेन लेड डेवलपमेंट की बात या महिला संचालित डेवलपमेंट की बात भी इस सम्मेलन में हुई। तो ये है मोटा मोटा इस सम्मेलन का ओवरव्यू और इस सम्मेलन से हमारे सामने आता है तिरुपति संकल्प। तो ये संकल्प क्या है, चलिए इसकी कुछ बातें भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है सोसाइटी सोशल जस्टिस है ना, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टॉपिक को अप्रोच करना है और इसका कुछ हिस्सा इकोनॉमी के लिए भी रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो भी आर्थिक समृद्धि के हमारे लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। लेकिन बेसिकली जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस यहाँ प्रमुखता जुड़ता है।
चलिए अब हम बात करते हैं तिरुपति संकल्प। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, संकल्प में 2-3 बातें बताई हैं। देखिए, शासन में लैंगिक दृष्टिकोण को लागू करना है ना, सभी मंत्रालय, सभी विभागों को लैंगिक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण इत्यादि पर जो है महिलाओं के पक्ष में खर्च को बढ़ाने की बात की गई है। लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या संस्थागत बनाना। हम देख चुके हैं जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग आखिर होती क्या, यानी जब हम लैंगिक समता और समावेशन पर ध्यान दें, यानी जो खर्च हो वो जो है सभी लिंग की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर हो और जिनके साथ पक्षपात हुआ उन पर विशेष ध्यान दे, तो ये क्या है, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग। तो इस पर काम करना है। और साथ ही जो डिजिटल विभाजन है, आगे हम आंकड़े देखेंगे कि देखिए स्मार्टफोन्स के मामले में, इंटरनेट के मामले में हमें जेंडर अंतराल देखने को मिलता है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है उसे समाप्त करना है। और साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम के मामले में देखा जाता है कि महिलाओं की भूमिका सीमित रही है, तो महिलाओं की भूमिका को भी बढ़ाना है। तो मोटा मोटा तिरुपति संकल्प में 3 बातें की गई हैं: लैंगिक दृष्टिकोण, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अब ये क्या आज बताने की आवश्यकता है कि विमेन लेड डेवलपमेंट या महिलाओं के नेतृत्व में विकास क्या है। देखिए, हम सिर्फ महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले निष्क्रिय एजेंट की तरह ना देखें, बल्कि महिलाओं को विकास की धारा में शामिल करें और महिला संचालित विकास की बात करें, यानी महिलाओं का विकास में योगदान है, इस बात को हम स्वीकार करें और पैसिव नहीं बल्कि एक एक्टिव यानी एक सक्रिय एजेंट की तरह उनकी भूमिका को देखें। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में भारत की प्रगति किस प्रकार की रही है। तो कुछ अच्छी बातें हैं। जमीनी स्तर पर जब हम शासन की बात करते हैं, यानी पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में जो 46% निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो कौन है, महिलाएं हैं। आपको पता है कि हमने 33% रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर स्टेम की स्पेसिफिकली बात की जाए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा की बात की जाए, तो इस क्षेत्र में जो कुल स्नातक हैं उनमें 43% कौन है, महिलाएं हैं। महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण भी हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो अधिकांश लाभांशी हैं वो कौन है, महिलाएं हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लगभग 70% लाभार्थी कौन है, महिलाएं हैं। और स्टैंड अप इंडिया में मोर देन 80% लाभार्थी कौन है, महिलाएं हैं, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। तो स्टेम क्षेत्र में जो है, अगर हम स्नातकों की बात करें, जमीनी स्तर पर नेतृत्व की बात करें, चाहे हम उद्यमिता या वित्तीय अधिकारों की बात करें, सभी परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीमितताएं हमें जरूर देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्यों अभी भी जो सीमितताएं हैं वो काफी व्यापक है। जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें, ठीक है, हम लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर तो उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा पाए, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो लगभग 14 या 15% के आसपास ही बना रहता है। थोड़ा सा आंकड़ा अलग अलग लोकसभा में ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम बात करें कि स्टेम क्षेत्र से जो स्नातक हैं उनमें तो महिलाओं का प्रतिशत 40 से अधिक है, लेकिन कार्यबल में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई अगर महिला कार्यबल की बात की जाए तो उनकी हिस्सेदारी कुल कार्यबल में कितनी है, मात्र 27%। तो यानी डिग्री प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, कार्यबल में भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल विभाजन भी अभी मैंने बताया, अगर 15 से 49 एज ग्रुप की बात की जाए तो केवल 33% महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करती है और पुरुषों के संदर्भ में ये प्रतिशत 57 के आसपास है। यानी डिजिटल डिवाइड भी है। और सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंड तो हम देख ही सकते हैं। पितृसत्तात्मक सोच है, महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा रहता है ना।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले देखने को मिलते हैं, शिक्षा के अवसर बाधित कर दिए जाते हैं, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं पर होता है, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफी सीमित होती है। साथ ही अगर मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि अब यह भागीदारी बढ़कर 41% हो गई है, लेकिन अगर पुरुषों से तुलना करें तो श्रम बल में इनकी भागीदारी 78% या 80% के आसपास है, जबकि महिलाएं अभी भी प्रगति के बावजूद 40% की ही जो है श्रम बल भागीदारी से जुड़ी हुई है। तो लगभग पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर दोगुनी है। तो अगर हम लोकसभा, राज्यसभा में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें, श्रम बल भागीदारी दर की बात करें, स्टेम फील्ड से जुड़े हुए कार्यबल की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों की बात करें और डिजिटल विभाजन की बात करें, तो हम देखते हैं कि अभी भी लैंगिक न्याय की दिशा में काफी प्रगति करना हमारे लिए बचाव है। यानी ये जो गैप है इसे भरना जरूरी है। उस गैप को भरने में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग मददगार हो सकती है। और साथ ही ये समझना कि महिलाएं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली निष्क्रिय अभिकर्ता या एजेंट नहीं है, बल्कि महिला आधारित डेवलपमेंट पर हमें काम करना पड़ेगा। और इस दिशा में कुछ कोशिश हमने की भी है ताकि महिलाओं की स्थिति को हम सही कर पाए, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है। 73-74 संविधान संशोधन अधिनियम सबको पता है, जिसके माध्यम से स्थानीय सरकारों में हमने महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मिशन शक्ति और साथ ही बालिका शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, योजना के माध्यम से शैक्षणिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की हमने कोशिश की। लेकिन फिर भी अभी जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग प्लस महिला लेड या विमेन लेड डेवलपमेंट, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार का जो हमारी व्यवस्था है उसमें दृष्टिकोण बदलाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और दृष्टिकोण बदलाव में सबसे जरूरी है कि महिला सबसे पहले अपने अधिकारों, अपनी वंचना की स्थिति के बारे में खुद जागरूक बने और उसके बाद जो है अन्य वर्गों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, टॉपिक जीएस पेपर 1 सोसाइटी सोशल जस्टिस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में तिरुपति रेजोल्यूशन अपनाया गया, ये जानकारी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, किस प्रकार का पहला सम्मेलन हुआ, तिरुपति रेजोल्यूशन अपनाया गया। अच्छा, प्रीलिम्स में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा तिरुपति रेजोल्यूशन, संकल्प जुड़ा हुआ है, 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सिंपली यही स्कोप है जहां से प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार का सुधार हुआ है, इससे जुड़ा हुआ आंकड़ा, कहां अभी भी अंतराल विद्यमान है, इससे जुड़ा हुआ आंकड़ा, और सरकारी कदम क्या रहे, ये सारा आंकड़ा है जो मुख्य परीक्षा में अगर लैंगिक न्याय या महिला मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाए या फिर चाहे आप कोई भी ऐसे क्यों ना लिख रहे हैं, इस प्रकार के डेटा या आंकड़ा का इस्तेमाल करके अपने उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा तीसरा प्रमुख न्यूज आर्टिकल। चलिए अब बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा प्रमुख न्यूज आर्टिकल, भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्र नीति। क्यों हम कर रहे हैं इसकी बात? क्योंकि भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्र नीति, ध्यान देना, इससे पहले हमारी कोई भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्र नीति नहीं थी। इस प्रकार की पहली राष्ट्र नीति का अनावरण किया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अब ये भूतापीय ऊर्जा होती क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होती है। अब पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इस ऊर्जा को विद्युत में बदलकर भी इसका इस्तेमाल संभव है।
अब ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से हमें ऊष्मा या ऊर्जा मिलती कैसी है, तो हमने गर्म जल के सोते या झरने सुने होंगे, तो उनके माध्यम से ऊष्मा या ऊर्जा हमें मिलती है। साथ ही वाष्प या भाप के तौर पर भी पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊर्जा हमें या ऊष्मा हमें मिलती है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है ऊर्जा उत्पादन हेतु, या जिसका इस्तेमाल प्रत्यक्षतः हीटिंग इत्यादि जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये है भूतापीय ऊर्जा, और इस प्रकार की भूतापीय ऊर्जा को लेकर हमारी पहली नीति का अनावरण किया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, हम सब जानते हैं कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, उनको पूरा करने के मार्ग में नवीकरणीय ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण सहायक हो सकती है। तो 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन का हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारे लिए कौन मददगार हो सकता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से ही एक और महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? ये भूतापीय ऊर्जा। भारत ही नहीं, जर्मनी के द्वारा भी इस दिशा में अच्छी खासी कोशिश की जा रही है। अच्छा, अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इस दिशा में कोशिश की जा रही है, ताकि एआई की प्रगति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में भूतापीय ऊर्जा भी मददगार हो पाए। तो भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पहला कदम उठाया है, और पहला कदम है राष्ट्रीय नीति का अनावरण करना। तो ये टॉपिक सीधा सीधा रिन्यूएबल एनर्जी जीएस पेपर 3, जहां हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहां से जुड़ा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर इस नीति में किस किस फ्रंट पर बात की गई है। देखिए, ये नीति काफी डिटेल्ड है। इसमें सबसे पहले मान्यता और दायरा क्या निर्धारित किया गया है? 380 से अधिक या 381 गर्म जल के स्रोत या सोते या झरनों को आइडेंटिफाई किया गया है, और 10 प्रोविनेंस है ना, जिनको यहां पर पहचान मिली है। जैसे आप देखोगे हमारे कुछ क्षेत्र हैं, हमारे कुछ एरियाज हैं, जैसे आप देखोगे लद्दाख क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रकार ये देखोगे ये प्रोविनेंस है, ये क्षेत्र हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है जहां से भूतापीय ऊर्जा की संभावना बनती है। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यहाँ पर आप देखोगे कैम्बे, आप देखोगे, है ना, ये जो पूरे जो ये हाईलाइटेड हैं, ये वो प्रोमिनेंस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले गर्म जल के सोते और कुछ क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है जहां से भूतापीय ऊर्जा की संभावना बनती है। साथ ही हम भूतापीय ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से जो ऊष्मा मिलती है उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, और हीटिंग, कूलिंग, कृषि और उद्योग जैसे कार्यों के लिए भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल हो सकता है। उच्च तापीय धारिता, जैसे एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है, मतलब अगर ऐसा गर्म जल के सोते हैं, जल में तापमान अत्यधिक है या वाष्प है, तापमान उच्च है, तो उनका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा, और जहां कम और मध्यम तापीय धारिता है उसका इस्तेमाल सीधा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्य, हीटिंग इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इस नीति में बात की गई है कि संसाधन आंकलन से लेकर अंतिम चरण तक हम सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे, और साथ ही ये भी बात की गई है कि सिर्फ अलग से भूतापीय ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो तो किया ही किया जाएगा, उसके साथ साथ जो तेल गैस के कुएं हैं, क्योंकि वो भी पृथ्वी में गहराई पर है, वहां से भी अगर भूतापीय ऊर्जा को लेकर कोई संभावना बनती है तो हम कोऑर्डिनेशन पर भी काम करेंगे। यानी जो हमारी पॉलिसी है वो 360 डिग्री एंगल से हर एक पहलू पर बात कर रही है। इस पॉलिसी में संधारणता और विनियमन की भी बात की गई है। क्या कहा गया है कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन्हें पुनः जड़ से भर दिया जाएगा, जो रेगुलेशन है उनका अनुपालन किया जाएगा, और जहां भी भूतापीय ऊर्जा से जुड़ी हुई कोई परियोजना लग रही है वहां जो हितधारक हैं उनसे परामर्श भी किया जाएगा। लेकिन हाँ, प्रक्रिया को हम स्पीड अप करेंगे, तो राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से सिंगल विंडो मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था पर भी हम काम करेंगे, ताकि इस प्रकार की परियोजना डिले ना हो पाए। जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रमुख बाधा होती है वित्त की व्यवस्था। आप देखोगे इस पॉलिसी में वित्तीयन के जितने सारे तरीके हो सकते थे हमने सबकी बात की है। सबसे पहला है 100% एफडीआई की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। साथ ही सरकार जोखिम साझा करेगी,
इस प्रकार की परियोजनाएं अगर निजी क्षेत्र के नेतृत्व में लगती है तो जो भी जोखिम है सरकार उसका कुछ हिस्सा वहन करेगी। सरकार निजी क्षेत्र को रियायती ऋण प्रदान करेगी और अगर परियोजना लगाने की लागत अधिक है तो सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी करेगी, यानी एक प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली वाइबल है ना, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव है उसका, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए वो लाभ का प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, तो प्रोजेक्ट लागत का कुछ हिस्सा सरकार वहन कर लेती है। इसे हम वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से जानते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि ग्रीन बॉन्ड की मदद ली जा सकती है, ऐसे बॉन्ड जिनसे जो धन जुटाया जाता है वो हरित प्रकार की परियोजनाओं में लगाया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा एक हरित प्रकार की परियोजना है। फीड इन टैरिफ, अब यहां से भूतापीय जो एनर्जी है उसको हम विद्युत में कन्वर्ट करेंगे और वो विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से वितरित होगी। तो आप देखोगे कि हो सकता है कि बाजार से भूतापीय विद्युत उत्पादन करने वालों को सही टैरिफ जो है शुल्क ना मिले, तो सरकार क्या कहती है, फीड इन टैरिफ, यानी हम फिक्स कर देंगे एक इतना अमाउंट आपको प्रति यूनिट विद्युत जरूर मिलेगा, ताकि आपने जितना उत्पादन में लागत लगाई है उस लागत की रिकवरी संभव हो पाए। और अलग अलग मेथड्स को जोड़कर वित्त पोषण की हम बात करेंगे, यानी मोटा मोटा एफडीआई, वायबिलिटी गैप फंडिंग, रियायती ऋण, जोखिम साझाकरण, ग्रीन बॉन्ड। अच्छा, आपने जो विद्युत बनाई उसको खरीदने के लिए सरकार आपको सही मूल्य देगी, फीड इन टैरिफ की व्यवस्था, हर प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। सरकार ग्रांट भी दे सकती है, कर जीएसटी से छूट भी दे सकती है, आपकी परियोजनाओं को कुछ समय के लिए कर से छुट्टी दे सकती है, जिसे कर अवकाश कहा जाता है। अच्छा, एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन, आप जब कोई भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाओगे तो मशीनरी सब इस्तेमाल होती है और समय के साथ साथ वो डेप्रिशिएट होती है। तो सामान्यतः डेप्रिशिएशन निकालने का तरीका ये है कि मोटा मोटा ये जो मशीनरी है 10 साल में समाप्त हो जाएगी, तो जो इसकी वैल्यू है 10% की रेट से हर साल घटा दो। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि हम डेप्रिशिएशन को भी एक्सिलरेटेड कर देंगे आपके लिए, मतलब 10 साल में डेप्रिशिएशन होने वाला था, आप उसे ज्यादा डेप्रिशिएशन हम शुरुआती कुछ वर्षों में मान लेते हैं। फर्क क्या पड़ेगा बिजनेस को, देखिए आपका जो लाभ है उस पर आपको कर देना पड़ता है, आपके लाभ में से आपकी लागत को घटाना पड़ता है, तो आपकी मशीनरी इत्यादि को जो नुकसान हो रहा है वो आपकी लागत है। तो शुरुआत के वर्षों में अगर ये लागत बढ़कर दिखने लगे तो मतलब आपका जो कुल रेवेन्यू है उसमें से लागत ज्यादा घटेगी, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बचेगी। तो इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाएं हैं, संपत्ति कर में राहत, हर प्रकार की राहत, मोटा मोटा और वित्त पोषण के तरीकों की बात इस नीति में की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोगियों से सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अन्वेषण पट्टा मिलेगा 3 से 5 वर्ष के लिए, विकास पट्टा 30 वर्ष प्लस 30 प्लस तक के लिए, रियायती भूमि की व्यवस्था है, डेटा प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ केंद्रीकृत भूतापीय डेटा भंडार, ताकि डेटा जो भी है भूतापीय डेटा उसका भी हम लाभ ले पाए। तो आप देखोगे कि ये जो पॉलिसी है उसमें हर एक पहलू पर बात की गई है। अब यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको, भारत में भूतापीय प्रोविनेंस जो है उन्हें दिखाया गया है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, जियो थर्मल, यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा प्राप्त हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ये विभिन्न विभिन्न गहराइयों पर पृथ्वी में गर्म पानी, भाप के प्राकृतिक या मानव निर्मित जलाशयों से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, कुएं खोदकर इस ऊष्मा का उपयोग बिजली बनाने, हीटिंग, कूलिंग या अन्य प्रकार के औद्योगिक कार्य या कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो यही है भूतापीय ऊर्जा, जो आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। भूतापीय ऊर्जा को लेकर एक नीति आई है। देखिए, किसी भी नीति का हर बिंदु याद रहे, ये कभी भी संभव नहीं है, तो होलिस्टिक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि नीति में हमने एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन से लेकर अंतिम चरण तक हर एक पहलू पर हम ध्यान दे रहे हैं। वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है और डेटा स्टोरेज या डेटा संग्रह पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि डेटा से लाभान्वित हुआ जा सके। साथ ही जो पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं और जो विकासात्मक आवश्यकताएं हैं उनके बीच संतुलन स्थापित करने की भी कोशिश
की गई है। तो भारत के जो नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति की दिशा में अगर भूतापीय ऊर्जा भी जुड़ जाए और यहाँ से भी भारत लाभान्वित होने लगे तो हमारे जो लक्ष्य हैं उनको साकार करना, पूरा कर पाना हमारे लिए तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण या संभव, महत्वपूर्ण तौर पर संभव हो जाएगा और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया पर हम काम कर पाएंगे। तो ये थी चौथी प्रमुख खबर। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं पांचवी प्रमुख खबर की, जो बात कर रही है विश्व धरोहर सम्मेलन की अस्थायी सूची। देखिए, इस न्यूज आर्टिकल में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि इसमें अधिकांश जानकारी तथ्यात्मक है, लेकिन चलिए कुछ बातें हम जरूर करते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन जिस पर हस्ताक्षर होते हैं 1972 में, इस कन्वेंशन की अस्थायी सूची में भारत के 7 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्थल भारत के ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत अस्थायी सूची में शामिल किए हैं। आप देखोगे कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के लगभग 69 स्थल शामिल हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, जिसकी मैंने बात की कि जिस पर लगभग 1970 के दशक में हस्ताक्षर होते हैं, इसका उद्देश्य या इसी जो है कन्वेंशन के तहत हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची की बात करते हैं कि ऐसी वैश्विक प्रॉपर्टीज जो प्राकृतिक तौर पर महत्वपूर्ण है या सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण है या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उनकी हम एक सूची बनाएंगे और उसके संरक्षण की दिशा में कार्य करेंगे। ये सारी व्यवस्था कौन करता है? यूनेस्को के तहत वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और इसीलिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बार बार रटते रहते हैं कि ये सांस्कृतिक साइट्स हैं, है ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थान है उनकी सूची के तहत जो भारत में है, ये नेचुरल साइट है और ये मिश्रित प्रकार की साइट है। ये सब हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत इस प्रकार की हेरिटेज साइट्स की व्यवस्था की गई है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ तो हम उन 7 साइट्स की बात करेंगे जो अस्थायी सूची में शामिल की गई है, लेकिन आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की टोटल कितनी साइट शामिल है, उसमें से कितनी हेरिटेज प्रकार की साइट्स और कितनी प्राकृतिक प्रकार की साइट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन सी साइट है जिसे मिश्रित साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ और लगभग 7 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में क्यों शामिल करते हैं? देखिए, यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए उससे पहले स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है और इसके बाद आगे प्रोसेस होकर उन्हें स्थायी सूची में शामिल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें सूची में शामिल किया गया है। एरामिट्टी डिब्बालू या लाल रेत के टीलों की प्राकृतिक विरासत जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या मोटा मोटा आंध्र प्रदेश में है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी को आइडेंटिफाई करेंगे हम। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार इसे दर्ज किया गया। इसे अद्वितीय तटीय भू आकृति और पूरा जलवायु संरचना, है ना, यहाँ पर मौजूद है। जीएसआई या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भू विरासत स्मारक घोषित किया गया है। रेत गाद मिट्टी से बना हुआ, प्राकृतिक ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग, प्राकृतिक जो ऑक्सीकरण है जिसके चलते इसका रंग लाल हो गया है। तो प्रश्न क्या बन सकता है? क्या इसे जीएसआई की भू विरासत स्मारक के तौर पर या मोन्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया है? अच्छा, एरामिट्टी डिब्बालू क्या है? लाल रेत के टीले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार किसके द्वारा दर्ज किया गया? अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की संरचना है? ये सारी ऐसी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। दूसरा स्थान है मेघालयन गुफाएं या मेघालयन युग की गुफाएं, जो कहाँ मिलती है? मेघालय में मिलती है। विश्व की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इन गुफाओं में हमें स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट देखने को मिलता है। देखिए, जो कंदराएं या गुफाएं हैं उनमें धरातल या फर्श से ऊपर की तरफ उठती हुई जो संरचना होती है उसे स्टेलेग्माइट, है ना, और जो आप देखोगे छत से, सीलिंग से नीचे की तरफ बढ़ रही, उसे क्या कहा जाता है?
स्टेलेक्टाइट। और जब ये दोनों मिल जाएं तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ। तो मेघालयन युग की जो गुफाएं मेघालय में देखने को मिलती हैं, लंबी गुफाएं हैं, इनमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के साथ जीवाश्म एवं गुफा में रहने वाली कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी हमें देखने को मिलती हैं। मावमलुह गुफा को विश्व के प्रथम 100 भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है। तो दूसरा अस्थायी स्थल जो शामिल किया गया है अस्थायी स्थल के तौर पर वो है मेघालयन युग की गुफाएं। तीसरा है तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विशेषताएं या विरासत। प्राकृतिक विशेषताओं के चलते जो विरासत मिली कहां पर है, लोकेशन आंध्र प्रदेश तिरुपति। ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व सबने सुना है और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत। तो 3 अस्थायी सूची में शामिल जो विरासत है वो तो ये है। इसके अलावा वर्कला की प्राकृतिक विरासत सबने सुना, केरल में वर्कला तट पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय लेटराइट संरचना, जीवाश्म युक्त चट्टानों और तीर्थस्थल के तौर पर इसका सांस्कृतिक महत्व हमें देखने को मिलता है। पंचगनी महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप कहां पर है, महाराष्ट्र में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य। सेंट मैरी द्वीप समूह ये एक भूवैज्ञानिक विरासत भी है, कहां अवस्थित है, कर्नाटक में। इससे पहले लाल जो टिब्बे की हमने बात की थी उन्हें भी जीएसआई द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था, तो इसे भी घोषित किया गया है और ये भारत के तटीय विनियमन क्षेत्र के द्वारा संरक्षित है। नागा हिल ऑफियोलाइट, नागा हिल के नाम से समझ में आ गया होगा नागालैंड। और ये यहाँ पर देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट की गति, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को समझने के महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर कार्य करते हैं। तो मोटा मोटा ये आप पाएंगे कि 7 ऐसी साइट्स रही जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लाल रेत के टिब्बे हो गए, मेघालयन युग की गुफाएं, तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत हो गई, वर्कला की प्राकृतिक विरासत हो गई, पंचगनी, महाबलेश्वर, सेंट मैरी द्वीप समूह और नागा हिल ऑफियोलाइट, ये सारे स्थल हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं कि इन्हें और क्या टैग मिला है, इनका यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, कौन से राज्य में ये साइट स्थित हैं, ये सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। ज़्यादा कोई मदद नहीं हो सकती, इस जानकारी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो प्रश्न मैंने किया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत भारत की टोटल कितनी साइट है, उनमें से कितनी प्राकृतिक हैं, कितनी जो है सांस्कृतिक तरह की हैं और कितनी मिश्रित है, और मिश्रित का नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। इसी के साथ आज की प्रमुख खबरों को हम विराम देते हैं और बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में पहली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D से, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट से। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि मामला क्या है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट अधिनियम की धारा 3D के तहत नोवार्टिस, जो एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है, कि हृदय रोग की दवा, कौन सी दवा, वायमाडा के पेटेंट को रद्द कर दिया है। रद्द क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय ने यह पाया कि इस दवा का जो पेटेंट नोवार्टिस कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया है वो बेसिकली पेटेंट एवरग्रीनिंग का एक मामला है। पेटेंट एवरग्रीन क्या होता है? सबसे पहले जानिए पेटेंट क्यों मिलता है। जब कोई भी आविष्कार है जिसका औद्योगिक या व्यावसायिक मूल्य हो, उसके बदले में आपको मिलता है पेटेंट, ताकि आविष्कार करने वाले के अधिकारों को सुरक्षा मिले। जिसके पास पेटेंट है वही उस उत्पाद का उत्पादन कर सकता है, या जिसे चाहे वो उत्पादन की अनुमति दे सकता है रॉयल्टी के बदले में। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव कुछ राइट है, इनके चक्कर में कंपनीज के द्वारा अब जब पेटेंट अवधि समाप्त होने वाली है, जो लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है, तो फिर से अपना जो उत्पाद है उसमें कुछ छोटा सा बदलाव कर दिया जाता है और फिर से पेटेंट प्राप्त कर लिया जाता है।
कोई कुछ बड़ा यहाँ पर इनोवेशन नहीं होता, छोटे से बदलाव के साथ फिर से पेटेंट प्राप्त करना ताकि कंपनीज के अधिकार बने रहे, इसी को एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहा जाता है। तो नोवार्टिस की वैमाडा जो हृदय रोग या हार्ट बीमारियों से जुड़ी हुई मेडिसिन है, उसके संदर्भ में जो पेटेंट था उसे भारतीय पेटेंट कार्यालय ने रद्द कर दिया और कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एवरग्रीनिंग है। तो एवरग्रीनिंग गतिविधि को रोकने के लिए ऐसा किया गया और दिया गया है कि एवरग्रीनिंग क्या है, जो अभी मैंने समझाया, पुरानी दवा में किसी व्यापक चिकित्सकीय सुधार नहीं होने के बावजूद कुछ मामूली संशोधन करके पेटेंट की अवधि में विस्तार करवाना क्या कहलाता है, पेटेंट एवरग्रीनिंग। इसको टैकल करती है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D। उद्देश्य क्या है, इस तरह से बार बार पेटेंट अगर कंपनीज प्राप्त करती हैं तो उनके द्वारा मनचाहे मूल्य में दवाओं को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे दवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। आम नागरिकों के लिए उन दवाओं को खरीदना आर्थिक तौर पर वहनीय नहीं होता। तो सबसे पहले किफायती दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना और साथ ही वास्तविक इनोवेशन को बढ़ाना। ये छोटे छोटे संशोधन नहीं बल्कि रियल आप इनोवेशन करो, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की जो व्यवस्था है या भारत के द्वारा एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की जो व्यवस्था है उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। साथ ही इस मामले में वैश्विक व्यवस्था क्या कहती है, तो ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ये जो एग्रीमेंट है और जो दोहा घोषणा है, दोहा घोषणा में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है, ट्रिप फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आवश्यकता पड़े तो सरकारें अपनी आवश्यकता अनुरूप पेटेंट या इस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो भारत सरकार का कहना है कि हमारी आवश्यकता है कि नागरिकों को किफायती दरों पर दवाई मिले, इन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप हम जो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी है उसका लाभ लेते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेटेंट अधिनियम की धारा 3D किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है जिस पर हमें ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो हमारी या दूसरी संक्षिप्त सुर्खी है जो जुड़ी हुई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से। क्यों ये रिजर्व चर्चा में है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से गांव वालों के जो है पुनर्वास के लिए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने की आरोपों की जांच का आदेश दिया गया है। देखिए, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया में कुछ गांव रह रहे थे, लोग रह रहे थे, उनको वहां से पुनर्वासित करने की कोशिश की, पुनर्वासित किया गया और ये देखा गया या ये आरोप लगाए जाते हैं कि धोखाधड़ी से उन्हें वहां से कहीं और पुनर्वासित करने के लिए मनाया गया। तो मोटी मोटी बात यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में। 1956 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्या ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है? बिल्कुल। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी इसे शामिल कर लिया गया। अच्छा, ये भी ध्यान रहे ये यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत भारत में और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स को आइडेंटिफाई किया गया है? ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पर? जोरंडा और बरेही पानी। कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती है? बुरहाल लांगा, पलपला बंडन, सालंदी, किहरी और देव नदी। टाइगर रिजर्व में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? संथाल, भूमिज, भटुंडी, गोंड, खड़िया, मनकीडिया, सहारा और कोल्हा। ये सारी जनजातियां हैं जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती है। तो क्या स्थिति है, कौन सी जनजातियां हैं, कौन सी प्राकृतिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, ये सारी बातें जानना जरूरी हो जाता है। आगे है पैसिफिक रीच 2025। क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित जो हमारा डाइविंग सपोर्ट सिस्टम निस्तार है, आईएनएस निस्तार, सिंगापुर में पैसिफिक रीच 2025 में भाग ले रहा है। क्या होता है डाइविंग सपोर्ट वेसल? बेसिकली एक इस प्रकार का विशेषीकृत या विशेषताएं रखने वाला शिप या जहाज जो समुद्री जल में जो है सतह के नीचे ना, ऊपरी सतह के नीचे समुद्री जल में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उनको संचालित करने में मदद करता है,
है, जो डाइविंग कार्यक्रम है उनको सफल बनाता है। तो इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला जो शिप होता है उसे डाइविंग सपोर्ट वेसल कहा जाता है। और आईएनएस निस्तार इस प्रकार का एक वेसल है जो सिंगापुर के पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में भाग ले रहा है। क्या है ये अभ्यास? 2 साल में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय अभ्यास। 2 चरण में आयोजित होता है, हार्बर फेज और समुद्री चरण। हार्बर फेज में कुछ ज्यादा नहीं, विशेषज्ञों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान, संगोष्ठी इत्यादि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और समुद्री चरण में हस्तक्षेप और बचाव अभियान शामिल होते हैं। इसमें भागीदार देश की नौसैनिक पोत और उपकरण को शामिल किया जाता है। तो एक तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, दोनों प्रकार के चरण इसमें शामिल होते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न, है ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने, निषेध और निवारण करने से जुड़ा हुआ अधिनियम 2013, यानी जिसे हम संक्षिप्त में पोश एक्ट के नाम से भी जानते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों को पोश अधिनियम के तहत कार्यस्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता या कार्यस्थल नहीं माना जाता। बेसिकली जैसा नाम बता रहा है, महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न होता है उसे रोकने के संदर्भ में बात करता है यह अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया जिसमें कहा कि राजनीतिक दलों को हम कार्यस्थल का दर्जा नहीं दे सकते। बाकी ये एक्ट क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, ये देख लेते हैं। 1997 का विशाखा निर्णय था जिसको आधार बनाते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम 2013 में पारित किया गया। आप देखोगे ये अधिनियम सभी प्रकार के कार्यस्थल, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे एनजीओ, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे चिकित्सा संस्थान हो, चाहे खेल परिषद हो या घरेलू कामगार जो हैं उनको भी पोश एक्ट 2013 के तहत प्रोटेक्शन प्रदान करने की बात की गई है। कैसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है ये एक्ट? कहता है कि ऐसी कोई भी कंपनी है जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो उन्हें आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा और यहाँ पर शिकायत की जाएंगी। ध्यान रहे इस समिति में 50% सदस्य और अध्यक्ष कौन होना चाहिए? महिलाएं। लेकिन क्या हर एक छोटे छोटे संस्थान अपनी अलग से शिकायत निवारण समिति बना सकते हैं या आंतरिक शिकायत समिति की व्यवस्था कर सकते हैं? तो उनके लिए बात की गई है स्थानीय शिकायत समिति। इसका गठन प्रत्येक जिले के स्तर पर किया जाएगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है उसे स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष लाया जा सकता है। अच्छा, जो भी पीड़िता है वो शिकायत कितनी अवधि में कर सकती है? घटना घटित होने के 3 माह के भीतर आंतरिक शिकायत समिति या फिर 10 से कम अगर कर्मचारी वाली कोई कंपनी है तो स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है और 90 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी। इस प्रकार का आदेश भी पोश अधिनियम 2013 में दिया गया है। तो इस अधिनियम की प्रमुख बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। स्टेबल क्वाइन किसे कहा जाता है? स्टेबल क्वाइन, और क्यों चर्चा में रहा स्टेबल क्वाइन? देखिए, सबसे पहले देखते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कई खतरों का हवाला देते हुए देश में स्टेबल क्वाइन के स्वामित्व को सीमित किया जाए। लोगों ने बहुत सारे स्टेबल क्वाइन खरीद लिए, सरकार कह रही है कि अब हम उसके स्वामित्व को सीमित करेंगे क्योंकि स्टेबल क्वाइन से बहुत सारे खतरे जुड़े रहते हैं। अब क्या है स्टेबल क्वाइन? नथिंग एल्स बट एक काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हम सबने सुना है, तो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल क्वाइन। लेकिन अंतर क्या है कि स्टेबल क्वाइन को स्टेबल क्वाइन इसलिए कहा जाता है, स्टेबल यानी जो तुलनात्मक रूप से स्थिर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे सामान्यतः कोई असेट, कोई कमोडिटी या कोई अन्य करेंसी होती है और इसकी वैल्यू उससे जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसे स्टेबल क्वाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे अलग अलग प्रकार के स्टेबल क्वाइन हो सकते हैं। फिएट करेंसी आधारित, यानी जो वास्तव में किसी देश की करेंसी से जुड़ा हुई स्टेबल क्वाइन हो, यानी उसकी वैल्यू उस करेंसी पर, जैसे हो सकता है कोई स्टेबल क्वाइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है लेकिन इसकी वैल्यू किससे जुड़ जाए? यूएस डॉलर या फिर यूरो या किसी अन्य करेंसी पर आधारित हो। तो इस प्रकार से किसी अन्य देश की फिएट करेंसी से जिस स्टेबल क्वाइन की वैल्यू जुड़ी हो उसे फिएट करेंसी आधारित स्टेबल क्वाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे टीदर का नाम आपने सुना होगा, है ना। क्रिप्टो आधारित क्या होता है? ऐसा स्टेबल क्वाइन जिसकी
जो वैल्यू है वो किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी, जो तुलनात्मक रूप से प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है, उससे जुड़ी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो आधारित स्टेबल क्वाइन के नाम से जानते हैं, जिसका एक एग्जांपल है DAI स्टेबल क्वाइन। बिना किसी कोलेट्रल वाली एल्गोरिदम बेस्ड स्टेबल क्वाइन, ये क्या होती है, एल्गोरिदम इन स्टेबल क्वाइंस की आपूर्ति इत्यादि को देखती। कमोडिटी बेस्ड सोना चांदी अन्य प्रकार की धातुओं से जो अपनी वैल्यू जोड़कर रखते, इस प्रकार की जो स्टेबल क्वाइन है, चौथी कैटेगरी भी होती है, उन्हें कमोडिटी आधारित स्टेबल क्वाइन के नाम से जाना जाता है। लाभ क्या है इनका, देखिए क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे कोई आधार नहीं है, उसकी तुलना में स्टेबल क्वाइन अधिक स्थिर होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी असेट से, किसी ना किसी करेंसी से इनकी वैल्यू जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हमें सुरक्षा या स्थिरता देखने को मिलती है, बाकी किफायती तेजी से लेन देन हो सकता है। हानि क्या है, देखिए ये भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो इनमें भी कई बार बड़े स्तर की अस्थिरता देखने को मिलती है, बड़ी संख्या में लोग इनकी बिक्री कर देते हैं, मांग पूर्ति जो है व्यवस्था विफल हो जाए तो इनकी वैल्यू में तेजी से उतार या तेजी से चढ़ाव देखने को मिलता है। और इसी प्रकार के जोखिम को इंग्लैंड समझ रहा है, इसलिए स्टेबल क्वाइंस के स्वामित्व को सीमित करने की बात वहां पर की गई है। तो ये है स्टेबल क्वाइन, प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्यों चर्चा में है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये सीमेन सेक्स सॉर्टिंग एक तकनीक है जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि 90% की सटीकता के साथ किसको जन्म दिया जाए, मादा बछड़ों को जन्म दिया जाए। अब आगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, 2014 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत शुरू होता है। क्रियान्वयन भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इट्स 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी इसके लिए सारे वित्त की व्यवस्था कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। उद्देश्य क्या है, देशज गोवंशीय नस्लों का विकास करना, उनका संरक्षण करना, गोवंशों की आबादी में आनुवांशिक सुधार करना, दूध उत्पादन और गोवंश की उपलब्धता में वृद्धि करना, जो कि समझ में भी आता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो उसके उद्देश्य क्या होंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल अभी हमने देखा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वो भी महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन की। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस पाइपलाइन के निर्माण से 34 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित होने की बात हो रही है, इसलिए ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन की बात हम कर रहे हैं। 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन है जो पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ेगा। तो मोटा मोटा पश्चिम में युगांडा में स्थित टिलेंगा और किंगफिशर तेल क्षेत्रों को पूर्व तंजानिया में स्थित टांगा बंदरगाह से ये जोड़ती है। चिंताएं क्यों है, जिसके चलते हम पढ़ रहे हैं, वही कार्बन उत्सर्जन। अच्छा, जिन क्षेत्रों से पाइपलाइन जाएगी वहां पर जैव विविधता को भी हानि होगी, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क, जो युगांडा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो सिर्फ जैव विविधता और कार्बन उत्सर्जन जैसा प्रभाव ही नहीं होगा, अपितु जनजातियों का विस्थापन भी होगा, जिसके चलते ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन चर्चा में है। आपसे एक निवेदन है आपकी भलाई के लिए कि मैप में इसकी लोकेशन जरूर देखना, ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो कि आखिर ये पाइपलाइन किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) चर्चा में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नंबर का उपयोग मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) इसकी अनुमति देती है। अब धारा 23(4) क्या कहती है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उसका जो आधार नंबर उपलब्ध करवाया गया है उसकी मांग कर सकता। और ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ नए मतदाताओं पर लागू नहीं होगी, जो पहले से मतदाता हैं, मतदाताओं की सूची में शामिल हैं, उन व्यक्तियों पर भी प्रावधान लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रविष्टियों को सत्यापित करना है ना, निर्वाचन क्षेत्र में डुप्लीकेशन जो होता है पंजीकरण में उसे रोकना, इन सारे उद्देश्य से किया जाएगा। तो इसीलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा चर्चा में है। अब सुर्खियों में रहे अगर व्यक्तित्व की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया
जिनकी जीवन अवधि 1861 से 1962 तक रही, वो चर्चा में रहे। क्यों? कि उनकी जयंती को किस रूप में मनाया गया? नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया गया। एम विश्वेश्वरैया, जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। क्यों इनके जयंती को हम इंजीनियरिंग दिवस के तौर पर मना रहे हैं? क्योंकि इनका योगदान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बंजारा नदी में एक चैनल में पाइप साइफन का निर्माण इनके द्वारा किया गया, जिससे जल प्रबंधन में सहायता मिली। दक्कन नहरों में ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन शुरू किया गया, जिससे सिंचाई का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। गंदे पानी की समस्या का भी समाधान हो पाया। बाढ़ नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक फ्लड गेट सिस्टम विकसित इन्होंने किया और कृष्ण राज सागर बांध के निर्माण में भी प्रमुख इंजीनियर के तौर पर भूमिका एम विश्वेश्वरैया ने निभाई। प्रशासन के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किए और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इनका जो है साहित्यिक कार्य भी है, भारत का पुनर्निर्माण और भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है भारत रत्न, से भी सम्मानित किया गया। और इनके व्यक्तित्व में जन सेवा के लिए प्रतिबद्धता, नेतृत्व का गुण, पेशेवर कौशल था, तभी तो इन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में इतना कुछ किया। सत्यनिष्ठा और समानता इत्यादि देखने को मिलती हैं। तो ये थी आज की संक्षिप्त सुर्खियां। संक्षिप्त सुर्खियों में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण सूचना है, मेंस के लिए जो अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उनको आप निकालेंगे और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नों को हल करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेटेंट अधिनियम की धारा 3D किफायती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं और लोक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा पत्र के अनुरूप है। मैंने बताया था कि कुछ ऐसा है जो हमें अनुमति देता है कि हम एवरग्रीनिंग और पेटेंट को रोक पाए। दूसरा, धारा 3D पेटेंट अवधि को अधिकतम करने के लिए पुरानी दवाओं में केवल मामूली संशोधन को प्रोत्साहित करती है। अच्छा, प्रोत्साहित करती है या हतोत्साहित करती है, जरा विचार कीजिएगा। एम विश्वेश्वरैया जी के संदर्भ में वह भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के निर्माण में प्रमुख इंजीनियर थे। याद रखना कौन सी परियोजना बताई थी। मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। क्या इन्हें भारत रत्न से 1955 में जो है सम्मानित किया गया? चलिए अगला प्रश्न पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के संदर्भ में है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर में। अच्छा है ना। हाल ही में उल्लेखित कार्लसबर्ग रिज कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी हिंद महासागर में है या उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर या अरब सागर? आखिर कहाँ? तो ये देखिए कहाँ लोकेशन है, जरा बताइए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय? इवन मुझे याद है कि सिर्फ मंत्रालय ही नहीं, हमने तो विभाग तक की चर्चा की थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा? आखिर कहां? और कौन सा कथन स्टेबल क्वाइन का सबसे बेहतर विवरण करता है? क्रिप्टो करेंसी जिसका मूल्य पूरी तरह से आपूर्ति मांग द्वारा तय होता है। क्रिप्टो करेंसी जिसका मूल्य अन्य परिसंपत्ति से तय होता है, जैसे कि फिएट मुद्रा या सोना। डिजिटल टोकन का उपयोग। क्रिप्टो करेंसी जो विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से खनन की जाती है। आखिर कहते किसे हैं स्टेबल क्वाइन? किस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को हम स्टेबल क्वाइन कहेंगे? मैंने 4 प्रकार की जो है स्टेबल क्वाइंस की बात भी आपके साथ की थी। तो ये हैं आज के प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर खोजिए और सिर्फ क्लास सुनने से काम नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट को भी एक बार अच्छे से पढ़िए। साथ ही पढ़ते टाइम में बार बार सुझाव देती हूँ, हर दिन इतनी जानकारी आती है, हर एक बात को हम याद नहीं रख सकते, इसलिए पीवाईक्यू की समझ के साथ ही आइडेंटिफाई करना कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या जो है मध्यम स्तर पर महत्वपूर्ण है और क्या लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसे प्रायोरिटाइज कर पाएं, उसी प्रकार से रिटेन कर पाएं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसी के साथ न्यूज़ टुडे के आज के अंक को मैं विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।